क्या होता है जब कोई कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, बल्कि एक क्रांति का हथियार बन जाती है। आज हम हीरा नागपुर डीएनए उलगुलान नाम के एक घोषणा पत्र के अंदर की बातों को समझने की कोशिश करेंगे, जो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया सामने रखता है। हमारा मकसद इसके मुख्य तर्कों को जस का तस, बिना किसी पक्षपात के सामने रखना है। जब हीरा नागपुर का हाथी गर्जना करता है तो सिंडिकेट के कांच के महल ढह जाते हैं। देखिए, ये एक लाइन इस पूरे घोषणा पत्र का सार है और यहीं से एक बहुत बड़े पावर शिफ्ट के आइडिया की शुरुआत होती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम इसे कैसे समझेंगे। हम पहले इस नज़रिए में बताई गई समस्या को देखेंगे और फिर इसके सुझाए गए समाधान की तरफ बढ़ेंगे। इस घोषणा पत्र को समझने के लिए सबसे पहले इसके मूल विचार को पकड़ना होगा कि दुनिया में दो अलग अलग तरह के समाजों के बीच एक बुनियादी संघर्ष हमेशा से रहा है। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि यहाँ इतिहास को देशों की लड़ाई की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि इसे दो गुटों के बीच एक संघर्ष की तरह दिखाया गया है। एक तरफ है 90% आबादी वाला रक्षक हाथी जो निर्माता है, और दूसरी तरफ 10% वाला भक्षक शेर सिंडिकेट जो शोषक है। और इसी आइडिया से डीएनए उलगुलान शब्द निकल कर आता है। इस दस्तावेज के हिसाब से ये सिर्फ कोई राजनीतिक विद्रोह नहीं है, नहीं, ये अपनी असल पहचान और विरासत को फिर से पाने की एक गहरी कोशिश है, जिसे यहाँ पर हाथी डीएनए कहा गया है। चलिए अब इस घोषणा पत्र के उस हिस्से में चलते हैं जहां एक बहुत गहरे ऐतिहासिक अन्याय का दावा किया गया है, जो इसकी पूरी शिकायत की जड़ है। मैनिफेस्टो का मानना है कि इस अन्याय के लिए एक बड़ा हथियार इस्तेमाल हुआ, जिसे वो राम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये शब्द उस प्रोसेस के लिए है जहां सूरज जैसे प्राकृतिक सिंबल्स को कहानियों में डालकर एक ऐसी मानसिक गुलामी तैयार की गई जिससे शोषक वर्ग का राज सही लगने लगे। और इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है एकलव्य की कहानी में। ये घोषणा पत्र कहता है कि एकलव्य का अंगूठा कोई बलिदान नहीं था, बल्कि रक्षक समाज की बेहतरीन काबिलियत को खत्म करने के लिए एक सोची समझी स्किल डकैती थी। लेकिन ये दस्तावेज सिर्फ शोषण की बात करके रुक नहीं जाता, ये प्रतिरोध के एक लंबे इतिहास पर भी पूरा जोर देता है। इसमें तिलका मांझी, सिदो कान्हू और बिरसा मुंडा जैसे नायकों को हाथी डीएनए का प्रतीक माना गया है, जिन्होंने बाहरी शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो मैनिफेस्टो के हिसाब से ये जो ऐतिहासिक लड़ाई है, ये आज भी चल रही है, बस इसका मैदान बदल गया है और अब ये जंग डिजिटल दुनिया में लड़ी जा रही है। लेखक का तर्क ये है कि जो हुनर और पहचान की चोरी इतिहास में हुई, अब वो डिजिटल डकैती बन चुकी है और इसके नए हथियार हैं ईवीएम में हेरफेर, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाना और बड़े पैमाने पर डेटा की चोरी। इस दस्तावेज में ईवीएम जैसी लोकतांत्रिक मशीनों को भी कंट्रोल और दमन का एक नया औजार माना गया है। उन्हें 21वीं सदी का अदृश्य तीर कहा गया है, जिसका असली मकसद है वोट चुराना। और इसके अलावा एक अंदरूनी खतरे की भी बात हुई है, जिसे विभीषण सिंड्रोम का नाम दिया गया है। ये उन लोगों के बारे में है जो रक्षक समुदाय का हिस्सा तो हैं, लेकिन थोड़े से फायदे के लिए अपने ही लोगों को दबाने में सिंडिकेट का साथ देते हैं। तो अब तक हमने समस्या की बात की, अब देखते हैं कि ये मैनिफेस्टो इसका समाधान क्या देता है। इसके लिए एक बिल्कुल साफ टाइमलाइन के साथ एक प्लान दिया गया है, जिसे मिशन 2030 कहा गया है। ये पूरा रोड मैप 3 फेज में है। पहला फेज है मानसिक गुलामी से आज़ादी, मतलब एक वैचारिक जागरण। दूसरा, अपनी खुद की आर्थिक और डिजिटल संस्थाएं बनाना। और तीसरा, जो कि आखिरी फेज है, वो है हीरा नागपुर मॉडल पर आधारित पूरी तरह से राजनीतिक आज़ादी हासिल करना। और इन सबका जो अंतिम लक्ष्य है वो है अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी कि हमारा देश हमारा शासन। एक ऐसी व्यवस्था जहां जमीन, संसाधन और राजनीतिक भविष्य पर 90% रक्षक समुदाय का पूरा कंट्रोल हो। तो अंत में हीरा नागपुर डीएनए उलगुलान हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ देता है कि कहानियों में समाज को एक नया आकार देने की कितनी ताकत होती है, और जब एक कहानी वाकई में एक हथियार बन जाती है तो उसका अंजाम क्या होता है।